नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष बड़ी तैयारी में लगा है। 23 जून को पटना में बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें ममता, राहुल, केजरीवाल समेत विपक्ष के सभी बड़े नेता पहुंचेंगे। लेकिन इस मीटिंग से पहले कैसे ये सब आपस में लड़ रहे हैं, वो जरूर देखना चाहिए। बंगाल में तो ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एक ही सुर में बोल रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ममता पंचायत चुनाव को 2018 की तरह एक मजाक बनाना चाहती। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में लोग तभी बगैर डरे वोट डाल सकते हैं जब केंद्रीय बल तैनात हो जाए। यहां केंद्रीय बलों पर यकीन है कांग्रेस ने कहा कि 2018 के पंचायत चुनाव सभी को याद हैं। 34% लोग तो डर के मारे वोट ही नहीं डाल पाए थे और टीएमसी बगैर किसी चुनौती के 20,000 सीटों पर जीत गई थी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के लोग नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाए थे। सुनिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। वो आशंका सही साबित हो रहे हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, सारे बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बल पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, जहां भय, भेद, आतंक और अत्याचार, हिंसा और तनाव की स्थिति तय हो चुके हैं। पुलिस यहाँ चुप्पी साधी हुई है। बंगाल के जो इलेक्शन कमिश्नर, वो भी ये सरकार की ये एक नुमाइंदे माना जाते हैं। सरकार की चापलूसी करना उनका फर्ज बनते हैं। वो उनके कोई दम नहीं है, कोई क्षमता नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग शुरू के दिन से गुहार लगाते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगर सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए तो आम लोग चुनाव में निडर होकर शिरकत कर पाएंगे। नहीं तो बंगाल में इस तरीके की दहशतगर्द ये चलते रहेंगे। तो भाई विपक्षी खेमे में कांग्रेस और टीएमसी महत्वपूर्ण धड़े हैं ना। अब उनके बीच कितनी एकता है यहां आपको दिखाई दिया। उधर आप देखिए कि मुफ्त के वादों वाली पॉलिटिक्स का क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस और केजरीवाल की टीम में लड़ाई चल रही है। कर्नाटक में महिलाओं को बस में मुफ्त सफर की योजना शुरू हुई तो राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया और लिखा कि कर्नाटक में एक और गारंटी पूरी हुई, यानी कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने जो 5 मुफ्त वाले वादे किए थे उसमें से एक पूरा हुआ। राहुल गांधी के ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि केजरीवाल का असर देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी उन्हें फॉलो कर रही है। केजरीवाल की गारंटी नाम से स्कीम पहली बार आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की थी और वही स्कीम अब कांग्रेस कर्नाटक में लागू कर रही है। इस पर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राघव चड्ढा के ट्वीट पर पलटवार किया और लिखा कि दी ओरिजिनल कांग्रेस वर्सेस फेक क्रेडिट सीकर्स, यानी रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के आइडिया असली हैं, किसी के उधार लिए हुए आइडिया नहीं है। और उन्होंने इशारों में राघव चड्ढा को फर्जी क्रेडिट लेने वाला करार भी कर दिया। तो विपक्षी एकता का ये दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां केजरीवाल और कांग्रेस आपस में एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने हुए हैं। विपक्षी एकता का ये हाल है। जो अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, वो जब दिल्ली में अपनी रैली करते हैं तो किसी दूसरी पार्टी को नहीं बुलाते। केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली की, वो एक तरह से केजरीवाल का 2024 के लोकसभा चुनाव के कैंपेन का सॉफ्ट लॉन्च कहा जाएगा। इससे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही खेलेंगे, क्योंकि जिस वक्त में विपक्षी एकता की बात हो रही है, उस वक्त में केजरीवाल का रामलीला मैदान में रैली करना और नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति का सोलो परफॉर्मेंस देना, यह सीधा संकेत है कि केजरीवाल भले ही विपक्ष की किसी मीटिंग में पहुंच जाएं, विपक्षी एकता उनके एजेंडे में नहीं और ना ही उन्हें इससे कोई सियासी फायदा नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता तो केजरीवाल हरियाणा जाकर उस कांग्रेस के खिलाफ
क्यों बोलते? जिस कांग्रेस से वो समर्थन के लिए एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे और कांग्रेस ने उन्हें लगभग ही नहीं बल्कि एक तरह से क्लियर कट मना कर दिया था कि केजरीवाल को समर्थन कांग्रेस नहीं देगी। केजरीवाल कुछ दिन पहले हरियाणा में एक रैली करके आए हैं और वहां पर उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी खूब कोसा और अपने लिए वोट मांगे। अब हरियाणा जैसे राज्यों में केजरीवाल मजबूती से लड़ेंगे तो सीधा कांग्रेस के ही वोट कटेंगे ना, जैसा गुजरात में हुआ। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, तो हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पे सारी रिश्तेदारियां, आप में से कई लोग मेरे चाचे हैं, कोई ताऊ, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई भाई, कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन्होंने अब 25 साल से कांग्रेस का राज है, 9 साल से बीजेपी का राज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक काम बता दो जो इन पार्टियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जी, कोई कांग्रेसियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जो कोई बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने अच्छा कराओ। विपक्षी एकता, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। यानी आप देखिए कि कांग्रेस को कैसे कोस रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस केजरीवाल और ममता को कोस रही है, ममता की पार्टी कांग्रेस को कोस रही है। फिर इसके बीच विपक्षी एकता की बात कैसी लगती है? इसकी पोल तो खुद विपक्षी नेता खोलते जा रहे हैं। फिर भी ये प्लान बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा देंगे। और जब ये पूछा जाता है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, तो ये कहते हैं चुनाव के बाद सब तय कर लिया जाएगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता में जुटे हैं और जब देश बीजेपी मुक्त हो जाएगा तो सभी पार्टियां बैठक करके तय कर लेंगी कि देश का मुखिया कौन होगा। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। यही संकल्प है हम समूह के नेता का। अब ललन जी को इतना जोर देकर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी को हराने के सपने देख रहे हैं, उनकी लोकसभा में खुद अपनी कितनी ताकत है, कितनी हैसियत है, ये भी तो देखना आवश्यक है ना। देखिए जरा क्या स्थिति है इस मामले में जेडीयू की। यहां बड़ा जोर देकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वो चेहरा नहीं होंगे पीएम का। ये वैसे ही है जैसे कोई ये कहे कि मेरे झोले में कितने आलू हैं, अगर तुम ये बता दो तो झोले में जो भी चीज है वो मैं पूरी की पूरी तुमको दे दूंगा। यहां छिपाने वाली क्या बात है? सबको मालूम है कितनी महत्वाकांक्षा है नीतीश कुमार की। लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू, अब इसकी परफॉर्मेंस 2019 में कैसी थी, जाहिर है उससे ये आकलन होगा कि इस बार वो क्या करने वाले हैं। इनके 16 सांसद, ये 16 सांसद तब थे जब जेडीयू एनडीए की एक तरीके से हिस्सा थी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन सांसदों को भी वोट मिला था जो जेडीयू की टिकट पर चुनकर आए थे, क्योंकि यह मालूम था कि आखिरकार ये नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए ये सांसद चुने जा रहे हैं। इस बार क्या हाल होगा? अब साथ में एनडीए का हिस्सा तो है नहीं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरी पार्टी वहां जिसके साथ इस समय सरकार चल रही है, उसके अपने कितने सांसद हैं? और इसीलिए प्रशांत किशोर जब कई बार ये कहते हैं कि शून्य सांसद वाले लोग भी इस तरीके के सपने देखते हैं तो हैरानी होती है
ये इस वजह से होता है। अब इसी तरीके से आप जरा उत्तर प्रदेश भी आ जाइए। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा बुआ और बबुआ साथ में आ गए थे, बड़ी हैरानी हुई थी कि अरे वाह, ऐसा भी सियासत में होता है। और उसके बूते जो सांसद चुने गए थे, ये सांसद भी, लेकिन आने वाले दिनों में जब उपचुनाव हुए तो ये दो सांसद वहां भी गंवा बैठे और इस तरीके से 5 में से। और अब ना बुआ और बबुआ तो साथ में है नहीं, तो ना जेडीयू पहले वाली जेडीयू है और ना यहां पहले वाली स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। और इसमें बात यह कही जा रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाना है तो आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो हैं, उन 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को गायब कर दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से समाप्त हो जाएगी। ये 80 सीटों की बात कौन कर रहा है? जो मायावती के साथ चुनाव लड़ने के बाद 5 सीटें लेकर आया था और उसमें से भी 2 उपचुनाव में गंवा दी गई थी सीटें, तो अब उसके पास 3 सीटें बची हैं। वो ये कह रहा है कि 80 पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी को पूरे में साफ कर दो, तो केंद्र से वो वैसे ही सत्ता से हट जाएगी। ये है विपक्षी एकता और विपक्षी पुलाव जो पकाए जा रहे हैं ख्याली, उनकी हकीकत।